नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ दौरे के बाद एक बार फिर अपने स्टूडियो से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जानते ही हैं कि परसों यानी 7 तारीख को मिजोरम में वोटिंग होगी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और छत्तीसगढ़ में और उधर मिजोरम में भी। और आज ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या खास है इस घोषणा पत्र में, अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। और वैसे आप जानते ही होंगे कि लेकिन फिर भी बता दूं कि आज जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, ठीक उसी समय राहुल गांधी केदारनाथ में थे और कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की निजी यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा बताया है। यानी इस दौरान राहुल कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर से चुनाव प्रचार में उतर पड़े हैं। एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे गैप के बाद 2 और 4 तारीख को, 2 नवंबर और 4 नवंबर को मोदी जी छत्तीसगढ़ में थे और आज वो मध्य प्रदेश के खंडवा में थे, जहां कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी ने एक बड़ा ही अलोकतांत्रिक बयान दिया है। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, यानी देश पर राज कांग्रेस का नहीं है पिछले 10 साल से। इसीलिए हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजर से देखती है कांग्रेस पार्टी कि कब मौका मिले और कब खाऊं। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। प्रधानमंत्री के शब्दों का चयन और उनका भाव दोनों ही उनके पद की गरिमा के मुताबिक तो नहीं थे और साथ ही इस बयान में लोकतंत्र का विरोध भी नजर आया, क्योंकि चुनाव में तो हर दल अपनी जीत के लिए ही जोर लगाता है। आप जानते हैं, इसमें लालच जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है, यह जनता को तय करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि किसे जिताना है और किसे हराना है। इसमें छटपटाने जैसी बात कहां से आती है, जरा सोचिएगा। और जहां तक सवाल छत्तीसगढ़ का है, तो इस बार कांग्रेस यहां फिर से सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। डीबी लाइव से एक खास बातचीत में वहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी था कि वो जीत को लेकर 100% यानी 100% आश्वस्त हैं। एक लंबा इंटरव्यू हमने भूपेश बघेल का किया है, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश कि जीत के लिए वो 100% आश्वस्त हैं, जरा उसको देख लीजिए। सभाएं आप कर करके अब वापस रायपुर की तरफ लौट रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%। और पूरा हमारे जो कार्यक्रम हुए 5 साल की जो योजनाएं लोगों के लिए हमने बनाई है और उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंचा, तो उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा इस चुनाव में। एक विश्वास, एक भरोसा हमने जीता है लोगों का। मैं देख रहा हूं कि, चलिए आप धीरे धीरे बैठिए भी, मैं देख रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी आप एक मुद्दा इस चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। आगे की रणनीति देखिए, हमने तो विधानसभा में पारित ही कर दिया 37% आरक्षण। ये तो राजभवन में रुका हुआ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी रोक लगाई है और इस कारण से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। चले हो गया थोड़ा सा एयरपोर्ट पहले भी ईडी की छापेमारी हुई, क्या कुछ कहेंगे? आज भी आईटी पड़ा, कल ईडी का छापा पड़ा और लगातार 3 साल से पड़ रहा है। हाँ, तो इनका उद्देश्य केवल यह है कि राज्य सरकार को बदनाम करना, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। इनका उद्देश्य यही है। इनका उद्देश्य ये नहीं कि भ्रष्टाचार है उसमें खिलाफ कार्रवाई करें, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं। अपने विरोधियों को दमनपूर्वक खत्म करें, ये उसका। एक बात मैं अभी देख रहा था, आप जब अडानी का नाम ले रहे थे तो खूब नारेबाजी। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे यहां भूपेश बघेल को। और वहीं आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें तो बीजेपी से कांग्रेस आगे निकलती हुई दिख रही है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार धान खरीदी को लेकर जो घोषणाएं की हैं, उस पर कांग्रेस ने नकल का आरोप लगाया है। लेकिन उधर आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पहले की तरह इस बार भी कर्ज माफी होगी, यानी किसानों के कर्ज को फिर से माफ करेगी। अगर सरकार आती है कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस फिर से किसानों की कर्ज माफी करेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि कांग्रेस जो पिछली दफा 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रही थी, इस बार 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी। और इसमें एक बात और भी थी, कांग्रेस ने जो पहले कही थी कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से वहां की सरकार ने कर भी दी है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में
धान खरीदी अब 3200 रुपये में, अभी बता चुका हूं। लेकिन यहां मजेदार तथ्य एक और है कि बीजेपी ने 3100 रुपये कहा है और यहां कांग्रेस पार्टी 3200 रुपये कह रही है। सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात भी कर रही है। और ये छत्तीसगढ़ में जो ये 20 सीटों का जो चुनाव अभी हो रहा है, परसों जिस पर मतदान है, इन 20 सीटों में तेंदूपत्ता मतलब जो बीड़ी का जो पत्ता होता है वो उस एरिया में काफ़ी ये पाया जाता है, ये पत्ते जो हैं, और इससे बीड़ी उत्पादन में काफ़ी इसका योगदान रहता है, इसी से बीड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर तेंदूपत्ता जो संग्रहण करते हैं, प्रति बोरा एक बोरिया में के लिए उनको 6000 रुपये देने का कांग्रेस वादा कर रही है। पहले 5000 रुपये की बात कही थी कांग्रेस ने, लेकिन अब 6000 रुपये, 2000 रुपये तक बढ़ा दिया गया और 4000 कहा था, 2000 बढ़ाया गया। और दूसरी तरफ जो इनके संग्राहक हैं उनको 4000 रुपये प्रति मतलब सालाना, हर साल बोनस भी देगी कांग्रेस पार्टी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, ये बात भी कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने इसे भरोसे का घोषणा पत्र बताया है। ये जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जमा किया, दिखाया है, दिया आज, उसे भरोसे का घोषणा पत्र कांग्रेस ने बताया है। और इस दौरान भूपेश बघेल पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वो नाम लेकर बीजेपी की गारंटियां पेश कर रहे हैं। हमारी घोषणा से बीजेपी घबरा गई है, उनकी गारंटी पर कौन भरोसा करेगा, जुमलेबाज की बातों पर कौन भरोसा करेगा, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें कह रहे थे भूपेश बघेल, खासकर सीधा निशाना। आप देखिए, चुनाव जो है छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन निशाना किस पे साध रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। क्यों साध रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया है। इस लोकल लीडरशिप को खत्म करने के बाद यहां एक ही बात नजर आती है कि अब यह चुनाव सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस की लोकल लीडरशिप के बीच में है। लेकिन क्या अगर यहां पर, अगर इफ बट के साथ कह रहा हूं, अगर यहां बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, ये अगर इसलिए भी लगा रहा हूं कोटेड क्योंकि पत्रकार हैं हम भाई, और हम किसी चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 3 तारीख को आपके सामने रिजल्ट जरूर रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बात जरूर करते हैं जब अपने विश्लेषण में कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अगर आगे पीछे की बात करें तो कांग्रेस काफी आगे दिखाई देती है। अगर ये आगे वाली बात जीत में तब्दील हो जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार कही जाएगी या लोकल लीडरशिप की हार कही जाएगी? एक बड़ा सवाल है। खैर, पीएम मोदी और बीजेपी को कांग्रेस ने सीधे जुमलेबाज कह दिया है। कल जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे तो उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि मोदी झूठे वादे करते हैं, मोदी झूठी बात करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सच है, सच के साथ चलती है और सही वादे, सही दावे करती है कांग्रेस पार्टी। कल ये राहुल गांधी कह रहे थे। आइए जरा पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कल कहा क्या था, सुनिए जरा। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा शब्द? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। तो सुन रहे थे आप यहां पर नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर, मोदी जी पर यहां हमलावर राहुल गांधी। सच किसने बोला और झूठ किसने बोला? सच
कांग्रेस पार्टी ने बोला और झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला। ये बात यहां राहुल गांधी उनकी जुबानी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव बीजेपी के लिए काफी खास हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं उस पर और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कुछ बातें आप तक जरूर रखना चाहूंगा चर्चा की शुरुआत से पहले। बीजेपी, आप याद कीजिए कि 2018 से पहले लगातार 15 साल तक सत्ता में थी, मगर पिछली बार की हार के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ में डगमगाती हुई दिख रही है और इस बार उसकी जीत की गारंटी हो जाए, इसीलिए मोदी को बार बार वहां के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आदिवासी बहुल राज्य है छत्तीसगढ़, आप जानते हैं, और इस आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में खनिज और वन संपदा का अकूत भंडार है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, अभी 3 दिन पहले, उसी खनिज संपदा, वन संपदा के क्षेत्र बस्तर से हमने लाइव किया था, जगदलपुर से हमने लाइव किया था अपने इसी शो को। और इस वजह से, जो वो एरिया है, इस वजह से कॉरपोरेट सेक्टर की निगाहें हमेशा ही इस राज्य पर बनी रहती हैं। कुछ ऐसा ही हाल अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के 2 खास पड़ोसी राज्य जो हैं, एक पड़ोसी राज्य है ओडिशा और दूसरा पड़ोसी राज्य जो है वो है झारखंड। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में भी ऐसी ही अकूत संपदा है। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या ये है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। ओडिशा में तो नवीन पटनायक को बीजेपी हटा ही नहीं पा रही है, 5वां टर्म चल रहा है नवीन पटनायक का। और झारखंड में पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को विपक्ष में बिठा दिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ 23 साल पहले एक साथ ही बने थे। दोनों ही जगह कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होती रही है, मगर अब बीजेपी कमजोर हो रही है, जिसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसीलिए जब मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव में केंद्र की सत्ता की बात करते हैं तो असल में वो विधानसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव पर निशाना लगाने की कोशिश में दिखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मोदी इसीलिए बीजेपी की जीत चाहते हैं ताकि 2024 के लिए आसानी हो जाए, मगर क्या कांग्रेस ऐसा होने देगी? एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी बढ़त बना ली है? इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, मिजोरम से लेकर तेलंगाना और साथ में राजस्थान, इन सब जगहों पर किसकी क्या स्थिति है, किस हैसियत के साथ कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हो रहा है, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे। और बीजेपी का असली गेम प्लान, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, उससे भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर असली गेम प्लान क्या है। कांग्रेस ने आज एक बड़ा, जो कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक चला है। पहले एक चल दिया, किसानों की कर्ज माफी फिर से होगी, और दूसरा ये कि अब 2500 रुपये में नहीं, 2600 रुपये में या 2700 रुपये में नहीं, बल्कि 3200 रुपये में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में धान की खरीदी करेगी कांग्रेस पार्टी। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इन तमाम बातों से पर्दा हटाएंगे। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, चलिए सबसे आपका पहले परिचय करवाऊं और आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ तमाम साथी, आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जो हमेशा की तरह जुड़े रहते हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। स्वामी जी, कैसे देखा जाए आज घोषणा पत्र कांग्रेस का, और साथ साथ आज पहले चरण फर्स्ट फेज छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव का, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और आज एक बढ़त बनाते हुए कांग्रेस पार्टी यहां दिखाई दे रही है क्या आपको? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये जो माननीय मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, केवल कांग्रेस नहीं छटपटा रही है, हमारे जैसे देशभक्त भी छटपटा रहे हैं। हमारे जैसे देश को प्यार करने वाले, आपसी भाईचारे को बनाने वाले, 142 करोड़ को अपना परिवार मानने वाले, हम भी छटपटा रहे हैं। क्योंकि 9.5 साल के अंदर देश की अवनति जो हमने देखी है, देश के अंदर जो हमने बंटवारा देखा है, देश के अंदर जिस प्रकार का उत्पाद देखा है,
जिस प्रकार अपने देश की बेटियों को अपमानित होते हुए देखा है, हम भी छटपटा रहे हैं। दूसरी बात, एक जरा सैद्धांतिक प्रश्न पे विचार कीजिए। अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए पे धान खरीदेगी, इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर धान की खरीद का एमएसपी 3100 रुपए होना चाहिए। क्या इससे देश की जनता सहमत नहीं है? केंद्र सरकार आपकी है, एमएसपी आप डिसाइड करते हो। आप छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए की खरीदोगे तो बाकी देश में क्यों नहीं खरीदोगे? इसका मतलब यह है कि आज देश के अन्नदाता किसानों को समझ लेना चाहिए कि एमएसपी धान का, पैडी का अब 3100 रुपए बीजेपी ने डिसाइड कर लिया। हाँ, अगर कांग्रेस की, अगर वर्ड विड्रॉ करता हूं, जब कांग्रेस की सत्ता छत्तीसगढ़ में आएगी तो वह 3200 रुपए खरीदेगी, 100 रुपए एक्स्ट्रा देगी। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में जब तक केंद्र सरकार में है, तो आज अन्नदाता को यह मान लेना चाहिए कि देश के अंदर धान की जो एमएसपी है वो 3100 रुपए हो गई। तीसरी बात आप ये समझिए, जिस प्रकार से ताबड़तोड़ विश्वास लोगों का दिख रहा है, और देखिए राजस्थान के अंदर जो 2-3 साल से लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का हाईकमान कमजोर हो गया है और कांग्रेस का हाईकमान अपने डिक्टेट को नीचे तक नहीं पहुंचा पाता है, आज आपको पता होगा राजस्थान के अंदर महेश जोशी को हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, के तिवारी को वहां से टिकट दिया है जी। इसका मतलब यह है कि हाईकमान अब ये कांग्रेस का मजबूत हो रहा है। और देखिए, कोरिलेट कीजिए, हाईकमान तब मजबूत होता है जबकि उनके कार्यकर्ताओं को यह पता चलता है कि हाईकमान चुनाव जिता सकता है। जब तक जमीनी नेताओं को यह लगता है कि हाईकमान चुनाव नहीं जिता सकता, तब तक वो हाईकमान की बात नहीं मानता। ये बात सर्वविदित है। आज की तारीख में मोदी जी हिमाचल प्रदेश में अपने एक विधानसभा के प्रत्याशी को फोन करते हैं, वो उनकी बात नहीं मानता। बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर उनकी बात मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह पता चल गया है कि आज की तारीख में चुनाव लड़ा जाएगा क्षेत्रीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर, और मोदी जी का वो प्रभाव नहीं रह गया है जो राहुल गांधी की पदयात्रा के पहले था। और कांग्रेस का हाईकमान अपनी चीजों को मनवाने में सक्षम इसलिए है कि जमीनी कार्यकर्ता को ये पता चलता है कि जो खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इनके आधार पर, इनके विचार से ये आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही? आ रही। प्रश्न ये है, हाँ, तो प्रश्न ये है, देखिए राजनीतिक पटल पे जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उससे ये पूरा, देखिए एक और चीज, एक मैं संदर्भ कह देता हूं, कंस ने जितने भी लोगों से उसकी सत्ता को खतरा था उनको जेल में डाला था, और कंस का अंत आपको पता है जी। यही इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जिसको आप समझेंगे कि आपकी सत्ता के लिए खतरा है उसको जेल भेजेंगे, लेकिन कंस की सत्ता नहीं बदलेगी। देश में प्रेम और मोहब्बत की आंधी चलेगी और बाहर चलेगी। हम 142 करोड़ एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आगे भी हम करेंगे, और देशभक्ति की बात और तमाम बातें आप जो कह रहे हैं, उसके अलावा सियासत में जो कुछ चल रहा है उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। सियासत में कौन आगे कौन पीछे, चुनाव बिल्कुल अब सामने है और परसों से चुनाव मतदान की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मतदान से पहले क्या कांग्रेस ने बढ़त बना ली है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को जरा और टटोलने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जरा मध्य प्रदेश की तरफ जरा चलना चाहता हूं और वहां समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आखिर क्या कुछ चल रहा है। राकेश अचल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के अभी तक वही जो पुरानी बात हम लोग कर रहे थे कि वहां कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ आगे दिखाई दे रही है, क्या आज की तारीख में भी वही दिख रहा है या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में कूद चुके हैं? चुनाव में कुल 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं। तो यहाँ पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, और ये सबसे बड़ी तब्दीली हुई है कि इस मध्य प्रदेश से जो हताश होकर के माननीय मोदी जी और शाह साहब चले गए थे कुछ देर के लिए, परिदृश्य से गायब हो गए थे,
वो अब ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है जो अभी शुरू में स्वामी जी ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो रसूख है वो कार्यकर्ताओं पर थोड़ा कम हो गया है, उनकी पकड़ ढीली हो गई है। और स्थिति यह है कि आज मध्य प्रदेश में कम से कम 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पार्टी ने आधिकारिक रूप से 25-30 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए थे, उन्हें न मोदी का भय था, उन्हें न शाह का भय था और न उन्हें शिवराज सिंह का भय था। अब वो निर्भीक होकर के बगावत पर उतरे हैं। तो इस बगावत का जो खामियाजा है वो सत्तारूढ़ पार्टी भुगतेगी या कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथों के तोते उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो कोशिश कर रही है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि अपना आत्मविश्वास कमजोर पड़ता दिखाई ना दे जनता को। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि खंडवा में माननीय मोदी ने जिस अंदाज में, जिस भाषा शैली में विपक्ष पर वार किया है, उससे जाहिर है कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। ये एक सीधी सी बात है कि सत्ता पाने के लिए ही राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हैं, और आज से नहीं उतरते हैं। आज़ादी के पहले की जो सरकारें बनी तब भी चुनाव में उतरे, आज़ादी के बाद तो हम लोग एक अपने व्यवस्था में चुनाव लड़ी रहे हैं। तो इसमें ये लालच शब्द का इस्तेमाल जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने किया, उसे जिसने भी सुना उसको हंसी आई। अरे भाई, यहाँ कोई धर्म कर्म करने के लिए तो राजनीति में आया नहीं है। सब राजनीति के जरिए समाज की, देश की सेवा करना चाहते हैं। कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी कर ही रही है 10 साल से, और उसकी सेवा आप देख सकते हैं कि कोविड काल में जो योजना देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी उदारता से शुरू की थी, उस योजना को विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के चलते एक्सटेंड करने की घोषणा उन्हें करनी पड़ी। जाहिर है कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। अन्यथा 3 साल में क्या इतनी बाहुबली सरकार है, ये इन 80 करोड़ की आबादी जो संख्या है इसको घटा करके 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि इन 9-10 सालों में सरकार केवल आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने में लगी रही। उसे गरीबों का कोई ध्यान नहीं रहा, उसे मध्यम वर्ग का कोई ध्यान नहीं रहा, उसे जीएसटी, जिस जीएसटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि ये हमारी लाश के ऊपर से जाकर बनेगी, उसमें लगातार बेरहमी के साथ वसूलियां हो रही हैं, उसका राजस्व बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दाल, टमाटर, चावल, प्याज सब बढ़ रहा है। इसकी जिक्र कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसे मुद्दों पर बात की जा रही है जिनका कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, ये जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में ही नहीं, राजस्थान में भी उसका जादू नहीं चला। बंगाल में जो काला जादू चलाने की कोशिश की थी वहां भी नाकाम हुआ, और यहाँ अशोक गहलोत जो खुद जादूगर है उनके सामने भी नाकाम हो गया। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये इतिहास दोहराएंगे। और मैं इसीलिए बस्तर में के क्षेत्र की जो 20 सीटों पर मतदान होने वाला है परसों, वहाँ की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता नीर छीर विवेक के साथ मतदान करेगी और अपना कल्याण किसके हाथ से कराना चाहती है ये भी तय कर लेगी। हाथ से करवाना चाहती है। जरा छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, जरा पहले आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, फिर राहुल लाल जी के पास आता हूं। इनसे जरा और दूसरे राज्यों की बात भी करेंगे और खासकर राजस्थान की बात भी करना चाहूंगा राहुल लाल जी से। लेकिन पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़े वादे कर दिए इस चुनाव में। हालांकि दूसरा वादा थोड़ा लेट यहां दिखाई दे रहा है। पहला वादा कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी, किसानों के जो कर्जे लिए, लोन लिए, उसकी माफी, और दूसरा 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, 1 एकड़ में 20 टन, और जिसकी शुरुआत 1 तारीख से हो चुकी है। इसके बाद क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? जबकि परसों पहले फेज का, जिसमें 20 सीटें हैं, उस पर मतदान है। राजू जी, देखिए, कांग्रेस ने अब जो भी घोषणाएं की ना, वो एक तरह से औपचारिकता है। इसका संदेश काफी पहले से लोगों के पास जा चुका था कि बहुत अच्छी बढ़ोतरी उनके धान की इस तरीके से मिलने वाली है।
पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से किसान कृषि ओरिएंटेड जितनी स्कीम्स लाई हैं उसमें लगातार ये किया ही हुआ है। और आप देखिए जो कर्ज माफी और ये बढ़ा हुआ MSP, इसके अलावा जो न्याय योजनाएं हैं, न्याय योजनाओं के जरिए भी किसानों को दिया गया है पैसा, ये आगे भी बढ़ेगा, वो जानते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। ये केवल एक समझिए कि इन चीजों को एक तरह से डॉक्यूमेंटेड करके घोषणा पत्र के जरिए उसको ले आया गया है। जो कुछ इसका प्रभाव पड़ना था वो पर्याप्त पड़ चुका है, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार जो है कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों के हित में बहुत सारे काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लेट हुई, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी लेट हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई बहुत पहले घोषणा पत्र नहीं लागू कर दिया है, अब बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास अर्जित करने में असफल नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में कि आप भूपेश बघेल के की ओर से जो कुछ भी योजनाएं किसानों के लिए आई हैं, कृषि क्षेत्र के लिए आई हैं, उससे आप बढ़कर क्या दिखा सकते हैं। देखिए एक मजेदार बात है कि यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, हम जानते हैं कि मतलब इसी सत्र से 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल का जो आश्वासन दिया था वो लिया गया। जिस समय इसकी घोषणा की गई थी कुछ समय पहले, लगभग 6-8 महीने पहले किया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया था कि 20 क्विंटल धान खरीदना संभव ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। 17-18 एकड़, 1 एकड़ में 17-18 क्विंटल से ज्यादा धान निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि बहुत सारी धान की अर्ली वेराइटीज भी आ गई हैं। अब हुआ यह है कि अमित शाह ने एक कदम आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम 20 नहीं 21 क्विंटल लेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल ही ये सोचना पड़ेगा कि जिस 20 क्विंटल का आप मजाक कर रहे थे, अब आप 21 क्विंटल को लेके किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे। तो बहुत सारे मामले में घोषणा पत्र में बहुत मतलब बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि आगे किसी भी तरीके से उसने बढ़त बनाई है, जबकि आप देखिए कि केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत होती है, अगर ध्यान से इन चीजों को बनाया जाता तो और बड़ी घोषणाएं कर सकते थे। लेकिन आप बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी जब तक आपको विश्वसनीयता अर्जित नहीं होती कि आप इन घोषणाओं का वाकई अमलीकरण कर पाएंगे, क्रियान्वित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, असली बात तो ये होती है। घोषणा पत्र तो सारे दल देते हैं, घोषणा पत्र के हिसाब से तो सारी पार्टियां बताती हैं कि वो आपके क्षेत्र में पूरी जन्नत का निर्माण कर देंगे, स्वर्ग बना देंगे, लेकिन उसको विश्वास कौन करता है, ये असली बात होती है। तो विश्वसनीयता के मामले में देखिए 5 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने विश्वसनीयता ही अर्जित की है, इसलिए वो जो कुछ आज कह रहे हैं लोग मान रहे हैं कि हाँ ये सारा हमको मिलेगा। अब देखते हैं उसका वोटिंग के समय क्या होता है, किस तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बढ़त जो है केवल अपनी घोषणाओं के बल पे ही कर दी गई है। और दूसरा विषय जो यहाँ इसकी जो आपने एक कर्ज माफी, उसे अगले राउंड में जी कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी, हाँ किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है और किसानों की कर्ज माफी के बारे में भी संकेत था कि अगले समय जिस समय होगा तो कर्ज माफी वैसे भी होगी, क्योंकि एक तरह से पॉलिसी फ्रीज हो चुकी है कांग्रेस सरकार की। इससे बहुत ज्यादा घोषणा पत्र में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, तो सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी केवल एक बात कहना चाहूंगा, या आप अगले राउंड में लेना चाहें, ये जो लालच वाली बात है जो मोदी जी ने कहा है, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं इतने राज्यों के उदाहरण हैं। गोवा में देखिए कैसे सरकार पलटाई गई, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हैं। तो लालच सरकार को लेके किस पार्टी में है ये तो लोगों के सामने बहुत स्पष्ट हो चुका है। कई राज्यों के उदाहरण हैं जहां सरकारें पलटाई गई हैं या अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, उसी को उन्होंने एक अच्छा शब्द दे दिया है, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सत्ता का लालच ही है और कुछ नहीं है। राजीव जी, ऑपरेशन लोटस। और इस विषय में राकेश अचल साहब से बेहतर और कौन समझ सकता है मध्य प्रदेश में। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अभी जनता यही कह रही है कि ये छीनी हुई सरकार हमें नहीं चाहिए। शायद बहुत बुरी हालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में और भी बुरी हालत में दिखाई देंगे। इस पर चर्चा करेंगे जब अचल साहब के पास हम आएंगे तो। लेकिन इधर राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है ये भी ज़रा समझना चाहता हूं। और अभी पिछले दिनों राजस्थान में थे शायद राहुल लाल जी, और उनसे बेहतर कौन बताएगा कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, दूसरे राज्यों में, और कैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने बना ली है बढ़त, ये भी समझने की कोशिश करते हैं राहुल लाल जी से। राहुल लाल जी, आज आपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देख लिया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में ही
बीजेपी के घोषणा पत्र को भी आपने देखा। बीजेपी का जब घोषणा पत्र आया था तो ये साफ लग रहा था कि कांग्रेस के जो 17 वादे हैं, जो गारंटियां हैं, जो कांग्रेस पिछले 2 महीने 3 महीने से जनता के बीच लेके जा रही है, जिसके बारे में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह भी रहे थे, तो उन गारंटियों को सामने रख करके और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को तैयार कर लिया था। और उसमें आप देखिए कि ये 20 क्विंटल कह रहे हैं तो वो 21 क्विंटल, ये 2500 या 3000 के लगभग कहा जा रहा था तो वो 3100 पे चले गए धान खरीदी में, तो अब कांग्रेस 3200 ले आई। तो ये आपसे एक कदम आगे बढ़ना है हमको, इस चक्कर में रह करके क्या आप जनता का भला कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल जो सियासी सवाल है, ये एथिकल सवाल, दूसरा सियासी सवाल जो पॉलिटिकल सवाल ये है कि इन सब के बीच कौन बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत से लेकर उधर शिवराज सिंह चौहान तक, चूंकि मुख्यमंत्री, इसलिए मैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इसलिए उनका भी नाम ले रहा हूं, चौहान साहब का भी नाम इसलिए ले रहा हूं, और साथ साथ भूपेश बघेल तक, इन तीनों की बात जरा आपसे समझना चाहता हूं। और खासकर उधर अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, इन दोनों की बात तो बहुत अहम मुद्दा यहां पे है, इन दोनों की बात समझना चाहता हूं आपसे। जहां से भी आप शुरुआत करना चाहते हैं कीजिए प्लीज। मैं लौटा हूँ राजस्थान की यात्रा करके, और अच्छा खासा लंबा समय मैंने व्यतीत किया राजस्थान के अलग में, चाहे उनके ढूंढाड़ क्षेत्र हो, शेखावटी क्षेत्र हो, मारवाड़, मेवाड़, अलग अलग हिस्से में मैं काफी घूमा वहां पे। क्योंकि आपको पता है कि 3-4 महीने पहले भी राजस्थान गया हुआ था। टीवी चैनलों पर राजस्थान की जो तस्वीर दिख रही है, जो सर्वे में बता रहे हैं, जो मैं वहां पे जाके देखा हूं, उस दोनों में मुझे बड़ी भिन्नता नजर आ रही है। मैं देख पा रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति समय के साथ जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वहां पे कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति और मजबूत नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा प्रयास कर रही है कि वो सांप्रदायिक मुद्दे को उठाए। अभी तक उसमें उसको कोई विशेष सफलता नहीं हासिल हुई है। वो आप देखेंगे कि जो तमाम लोग जो भाषण दे रहे हैं वहां पे, बीजेपी के लोगों के जो भाषण हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है कि सांप्रदायिक मुद्दों के आसपास ही घूम टहल रहे हैं। और मैं राजस्थान घूमा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मतलब बीजेपी का जो पोस्टर वार है वो भी काफी कमजोर नजर आया मुझे। बीजेपी ऐसे तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन वहां पे पोस्टर में भी आपको दिखेगा कि वो ना तो किसी एक मुद्दे को ढंग से उठा पाई है, ना तो किसी ढंग से एक मुद्दे के आधार पर भ्रष्टाचार का भी कोई बड़ा आरोप वो जनमानस के भीतर तक पहुंचा पाई है अशोक गहलोत को लेके। जबकि दूसरी तरफ अगर अशोक गहलोत को देखें तो जो उनके योजनाओं का धूम है, वो धूम अब जनता के बीच में और बहुत ज्यादा है। अब विशेषकर जो उनके 25 लाख का जो चिरंजीवी योजना का जो धूम है, वो कि 25 लाख तक बीमा स्कीम को लेके, उसने सवाई माधोपुर में मैं इस बार अभी मिला, वहां पे एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने जो है हार्ट का ऑपरेशन कराया था, 13 लाख का बिल वो दिखा रहे थे कि उसमें 13 लाख के खर्च होते, और उन्होंने अपना बड़ा सफलतापूर्वक करा लिया। और उन्होंने हमसे कहा कि राहुल जी, मैं एक तरह से पब्लिकली इतना नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा वोट मेरे जीवन में पहली बार जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में, अगर आप किसान मजदूर से भी बातचीत कीजिए तो वो कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य एक ऐसा मसला है जिससे कि हम लोग अचानक से जो है कि गरीबी के खाई में पहुंच जाते हैं। तो जो अलग अलग और स्कीम्स लेके जो अशोक गहलोत उतरे हैं, उसका जवाब नहीं है। मतलब एक जो हम लोग जाते हैं ना कि जनता के बीच में जब आप इलेक्शन के समय में जाते हैं, और एक जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो आपको प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा मुश्किल है राजस्थान में खोजना। तो अगर आप जनता से पूछें कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, आप इसके लिए अशोक गहलोत को जिम्मेवार क्यों नहीं मानते? जैसे मैं उदयपुर में था तो एक गली में वहां पे सड़कें अच्छी से नहीं बनी हुई थी, मैंने सवाल पूछा, उस पर भी बचाव में लोग कह रहे थे कि अरे देखते ना, बीच बीच में हमेशा कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई, ये लोग मुख्यमंत्री जी को परेशान किए हुए होते हैं। तो एक चीज तो तय मान लीजिए कि जिस तरह से चुनाव के अंतिम समय में केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हो रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस को लाभ पहुंचा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी, और उसमें जब मैं था वहां पे लगातार जो है कि ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे जो है कि एक्टिव थे राजस्थान में, अलग अलग जगह पर उनके जम के छापेमारी चल रही थी, और वो जनता के बीच में चर्चा का विषय था। तो अब जनता जो बीजेपी चाह रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का टैगलाइन लग जाए। जनता मानती है कि ये जो अगर आपके घर में ईडी, इनकम टैक्स आ रही है तो भ्रष्टाचार का टैगलाइन नहीं है, वो माना जाता है कि आप केंद्र सरकार के प्रति मुखर है, आप आजादी से अपना काम करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। उसको लोग अब सम्मान के टैग के रूप में देख रहे हैं। ये बड़ा अंतर है। यानी आपको एक सहानुभूति फैक्टर भी आपके साथ आता है, और आपके सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो बीजेपी जो चुनाव के समय में जो इन संस्थाओं का प्रयोग कर रही है, वो बड़ी उनको मुसीबत में डालने वाली है। तो ये जो ओवरऑल जो पूरा मैं कह दूं राजस्थान को लेके,
कि स्थिति जैसा कभी हम लोग देखे कि जैसे हवा महल से महेश जोशी जी को टिकट नहीं मिला, तो अगर आप देखें वहां पे अभी तक जो है कि राठौर जी को भी टिकट नहीं मिला है, शांति धारीवाल को टिकट नहीं मिला है। हालांकि अभी कुछ उनके टिकटों की सूची घोषित नहीं है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि राठौर का टिकट कटना संभव ही है। वो तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सचिन पायलट ग्रुप के भी बहुत सारे लोगों के टिकट कटे, अशोक गहलोत खेमे के भी टिकट कटे, आला कमान ने बिल्कुल फैसला उस तरह से लिया है कि भाई जीत के लिए जो अच्छी चीज है और अनुशासन कितना अनिवार्य चीज है, जिसके लिए कांग्रेस की आलोचना की जाती थी, वो तमाम तरह की चीजें आपको राजस्थान में दिखती है। तो राजस्थान में संतुलन, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बैलेंस, कांग्रेस पूरी एनर्जी के साथ है, उसमें कोई मतभेद की स्थिति नहीं है वहां पे, और पूरा कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। थोड़ा मैं आता हूं छत्तीसगढ़ के ऊपर। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र भी रहा हूं। छत्तीसगढ़ के मॉडल ने यह दिखा दिया है कि आप फ्रीबीज को लेकर जो आर्थिक हमले जो बीजेपी के लोग करते हैं, हालांकि उनके घोषणा पत्र में शामिल रहा वो सारा चीज। पहले तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया है, वो जारी इसलिए किया कि उनको पहले से पता है कि उनको पूरा नहीं करना, वो मनोभाव वही है। क्योंकि देखिए, जब आप हर कोई ये सवाल पूछ रहा है इस देश में कि अगर केंद्र सरकार में आप हैं और आप कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में जो है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में देंगे, तो भाई पूरे देश के लोगों को क्या नफरत है आपको? आप केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेकर गैस सिलेंडर के दामों को 500 कर दीजिए। और जो किसानों का कर्ज माफी हुआ, तमाम योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, अभी भी उनका फिजिकल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो 3% से ऊपर नहीं गया है। तो छत्तीसगढ़ ने दिखा दिया है कि अगर लोक कल्याणकारी कार्यों को अच्छे से संपादित किया जाए, उसके ऊपर जनता पर खर्च भी किया जाए, तब भी वो बोझ नहीं बनता। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ाया है, तमाम तरह की चीजों को किया है। तो इस पूरे प्रकरण में जनता को जो 2018 में जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक ढांचा है वो अभी भी बिल्कुल मजबूत बना हुआ है। तो जहां मैं कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में अगर सच में सरकार चाहे तो वो एक ऐसा मॉडल मिला है। हम लोग, आपको याद होगा कि जिससे हम लोग कोरोना के काल में थे, अभी भी देश भर के अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़े कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए वो आंकड़े हमेशा 2 से 3% के आसपास पे रहे। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी हमें भी वहां पे जो दिख रही है, और वो बीजेपी के नेताओं के हाव भाव से दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी जरूर जो है कि वहां पे भाषण देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो जोश खरोश नजर नहीं आ रहा है, तमाम तरह की चीजें नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी के लोग खुद ही एक तरह से हार माने हुए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ चूंकि अब बिल्कुल उसमें परसों से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, मतदान की शुरुआत हो जाएगी, फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा छत्तीसगढ़ में। एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आती है कि छत्तीसगढ़ में क्यों 2 फेज में मतदान करवाते हैं, 1 फेज में क्यों नहीं करवाता है चुनाव आयोग। ये बड़ा सवाल है, क्या कारण हो सकता है? कई लोगों को आशंकाएं होती हैं। कई लोग, जब अभी बात कर रहा था उधर भी बस्तर भी, और आप लोग बहुत, हमारे 5 पैनलिस्ट साथी, आप लोग बहुत गौर से सुनिए, जब उधर बस्तर साइड में बात कर रहा था तो कई लोग ये सवाल, ये हमारा सवाल तो है ही, साथ साथ उन तमाम वहां के मतदाताओं का भी सवाल है कि हमको आखिर क्यों अलग कर दिया जाता है, आखिर क्यों हमें, ठीक है आप पहले करवा रहे हो लेकिन हमको उस हिसाब से कि नहीं जी ये कुछ स्पेशल, अब स्पेशल कैटेगरी क्या है? स्पेशल कैटेगरी में तो आप यही कह रहे हैं ना कि हाँ वो नक्सल जोन है, लेकिन वहां पे इतने सारे ऐसी जगहों पर इस बार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां दशकों से नहीं थे मतदान केंद्र। वहां इस बार अगर बना दिए गए तो एक साथ मतदान क्यों नहीं करवाते आप? बड़ा सवाल है। और जब एक साथ नहीं करवाते हैं तो लोग कई ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि आखिर इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है? सीआरपीएफ के जवान उतारे जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, यहाँ उन सब विषयों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मामला जो है वो सुरक्षा का है, लेकिन फिर भी मामला हमारे और आपके अधिकार का भी है, हमारे वोटिंग के अधिकार का भी है। और वहाँ की जनता अगर चाहती है कि एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में, छोटा सा प्रदेश है, 90 सीटें हैं, क्यों एक साथ क्यों नहीं करवा सकते? बड़ा सवाल है, इसके बारे में गंभीरता से सोचिएगा। और वो साथी जो छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम को देखते हैं वो तो और भी सोचिएगा, और आने वाले समय में इसे एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने की ज़रूरत भी है कि क्यों 2 फेज में मतदान। 1 नेशन 1 इलेक्शन का शिगुफा छोड़ने वाली मोदी सरकार एक स्टेट के 90 सीटों पर एक साथ मतदान अगर नहीं करवा पाती है तो ये दुर्भाग्यजनक है। खैर बढ़े आगे, और अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी पानी पी रहे हैं, कोस तो नहीं रहे किसी को। जरा आपसे समझूं कि आखिर यहां कांग्रेस पार्टी ने कैसे बढ़त बना ली है, आपको क्या लगता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां हमारे 2 साथियों ने कही हैं। एक
राहुल लाल जी और एक राकेश अचल साहब, दोनों ने दो प्रदेशों के बारे में, खासकर राहुल लाल जी राजस्थान घूम के आए हैं और एक एक जगह को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस वहाँ मजबूत हो रही है। और यही बात राकेश अचल साहब पिछले दिनों कह रहे थे और आज भी उनकी बातों से यही झलक रहा है कि कांग्रेस अभी भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ से मैं पर्सनली घूम के आ रहा हूं और डॉक्टर दीपक पाचपुर जी वहां बैठे हुए हैं, वहां भी कांग्रेस बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। अब यहां से मोदी जी जो फ्रीबीज कह रहे थे कि मुफ्तखोरी मत करवाइए, इतनी चीजें मत, इतना मत बांटिए, अब मोदी जी की पार्टी ने घोषणा पत्र में वही उन्हीं तमाम बातों को और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको सामने रखकर, वादे गारंटियां जो थी, घोषणा पत्र तो आज आया, उसको सामने रखकर उसमें से कुछ एक, वो कांग्रेस 20 क्विंटल का वादा कर रही है, हम 21 क्विंटल का वादा कर रहे हैं। कांग्रेस अगर 3,000 रुपए की बात कर रही है, वो 3100 की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की बात की और भाजपा ने किसानों के कर्ज माफी की बात क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है, ये भी आपसे समझना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस की गारंटियों की नकल करने की कोशिश की है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा दबाव में कांग्रेस के आ गई है। और अगर दबाव में नहीं होती तो उसको इस तरीके की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये मोदी जी की गारंटी, यानी अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटियां नहीं, मोदी जी की गारंटियां हैं। तो मोदी जी कोई अलग से पार्टी है, मोदी जी अलग से कोई एंटिटी है, मोदी जी अलग से कोई संवैधानिक संस्था है, पता नहीं क्या है मोदी जी जो वो गारंटियां दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी गारंटियां नहीं दे रही। यानी कि अमित शाह जी चुनाव के बाद फिर कह देंगे, अगर कहीं भी सरकार बन जाती है धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी की, कि वो तो चुनावी जुमले थे, चूंकि मोदी जी जुमले फेंकते ही रहते हैं, ये अमित शाह जी फिर चुनाव के बाद कह देंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात राजीव जी जो मुझको एक और समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों पिछड़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस आगे बढ़ती क्यों दिख रही है, उसका कारण साफ है। जैसा कि राहुल गांधी भी अपनी एक सभा में कह रहे थे और हम लोगों ने उनकी बाइट भी दिखाई कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूछा कि जीएसटी से क्या हुआ, नोटबंदी से क्या हुआ, मतलब किसने सच बोला किसने झूठ बोला, जो सब ये कहा राहुल गांधी ने। उसके बाद फिर पूछा कि किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो राहुल गांधी ने कांग्रेस ने कहा वो कांग्रेस की राज्य सरकारों ने करके दिखाया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कुछ कहा उनमें से कुछ भी होकर नहीं दिखाई दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ये बात समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री जो भी बातें कह रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री जो गारंटियां दे रहे हैं, अब वो भोपाल में गारंटी दे करके आए थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मालूम पड़ा कि 4 दिन बाद जिनको नाम लेकर के बाकायदा मोदी जी भ्रष्टाचारी कह रहे थे उनको आपने न केवल शामिल कर लिया अपनी सरकार में बल्कि मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। तो प्रधानमंत्री की गारंटियां इसी तरीके की गारंटियां होती हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा कि वो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, इसका मतलब वो 100% झूठ। तो ये जनता भी राजीव जी समझ रही है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो असल में मिथ्या वाचन ही जाकर के साबित होता है, उसमें सत्यता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच अब ये चीजें जा रही हैं और प्रधानमंत्री जैसे जैसे चुनाव में आगे बढ़ते जाएंगे जनता के बीच ये चीजें और ज्यादा साफ होती जाएंगी। प्रधानमंत्री जिस अंदाज में आक्रमण करते हैं राजीव जी, वो बहुत निम्न स्तर का होता है। हालांकि राजनीति में निम्न स्तर पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमाम निम्न स्तरीय लोग राजनीति में आ गए हैं और उच्च पदों तक जा पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो जितना निम्न स्तरीय होता है वो उतना उच्च स्तरीय पद पर जाके बैठता है, ये देखने में आ रहा है कई तरीके से। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो गरिमा है प्रधानमंत्री पद की वो होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उसका ख्याल नहीं रखते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक बन के ही रहना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, तो वो उसी स्थिति से बोलते हैं। मैं देख रहा था कि जो एक सरकारी कहिए कि है संस्था न्यूज़ की, उसने जो एक प्रधानमंत्री के भाषण का जारी किया समाचार, तो उसने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। यानी कि उस संस्था ने भी ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री से पहले उसने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको एक प्रधानमंत्री के वक्तव्य के तौर पर बिल्कुल ना लिया जाए। और प्रधानमंत्री दिन में 18 घंटे जो काम करते हैं वो चुनाव के लिए ही काम करते हैं, तो बाकी जो 6 घंटे बचते हैं उसमें सोना और
दिशा मैदान जाना, सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो 18 घंटे बातें करते हैं वो चुनाव से ही संबंधित होती हैं, तो इसलिए उनको किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री का वक्तव्य न माना जाए। यही कारण है कि इजराइल के साथ जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं और भारत सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़े होने से मना कर देती है। 70 साल में ये पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री जो है किसी देश के साथ खड़ा होता है और सरकार कह देती है कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की गारंटियां जो है, मोदी जी की गारंटियां जो है उनका क्या हाल है, वो इसी गारंटी से समझा जा सकता है कि इजराइल के साथ मोदी जी खड़े हैं और भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक जनता के बीच जा रही हैं। अब जिस तरीके से ईडी का पदार्पण हुआ है इस पूरे चुनाव के बीच में, अब वो ईडी मुझे लगता है राजीव जी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई मुसीबत बनने वाली है। अब जिस व्यक्ति को बताया जा रहा था कि इसने भूपेश बघेल का नाम ले दिया है, अब वो मालूम पड़ रहा है कि वो तो रमन सिंह का नजदीकी है, वो तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं। तो अब संशय ये भी उठ रहा है कि कहीं उस व्यक्ति ने रमन सिंह का नाम तो नहीं दिया था और ईडी से वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार से टाइपिंग एरर हो गई थी जाकर के, तो वो टाइपिंग एरर में रमन सिंह की जगह नाम जो है वो भूपेश बघेल का आ गया हो। अब ये भी चर्चाएं हो रही है कि क्या सच है क्या गलत है, ये तो ईडी बताएगी और वो व्यक्ति बताएगा क्या सच है क्या गलत है। लेकिन जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो तो वो रमन सिंह के नजदीक ही बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में तमाम फोटो वायरल है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो उल्टे दांव उसके ऊपर पड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में स्वच्छता और शुचिता जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी पहले बातें किया करती थी, लेकिन उसका असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां इन राज्यों के चुनाव में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईडी का मामला उसकी चर्चा आप कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है कि जो फोटो वायरल हो रहा है उस फोटो को, उस जिस आदमी के बारे में बात हो रही है, महादेव ऐप की बात और उसके ओनर की बात और उसका संबंध भाजपा के साथ कैसा है। लेकिन एक मामला और भी यहाँ पे है, बहुत मज़ेदार तथ्य है कि ईडी के जो भी अभी तक कार्रवाई करता है या करती है, जो भी बोलते हैं, डायरेक्टरेट है तो करता ही बोलना चाहिए था, लेकिन करती करती आजकल चलने लगा है, सीबीआई भी करती हो गया है और फिर ईडी भी, तो चलिए हम भी करती ही बोलते हैं। तो ईडी जो काम कर रही है उसमें एक बात नज़र आ रही है कि अभी तक जो चीज़ छिपा के रखती रही उसको आनन फानन में नाम के साथ आप उसके लिए प्रेस रिलीज कैसे आप कर देते हैं, यानी कि विज्ञप्ति जारी कैसे कर देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, आप भूपेश बघेल का नाम ईमेल के जरिए जो जानकारी मिली है उससे आप, ये भी नहीं कि कह रहा है सामने वाला, ये बहुत मजेदार तथ्य है। ईमेल पे वो आप पढ़िए पूरी खबर को अमलेंदु जी, तो ईमेल पे जो जानकारी मिली है उस आधार पे आपने भूपेश बघेल को कल्प्रिट बता दिया। 508 करोड़ रुपए चुनाव के लिए भूपेश बघेल, ये भी बता दिया। तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे गैप के बाद, हम सब चाहते थे कि प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में कूदें, हमारा भी कार्यक्रम चलता रहे उनके जरिए, क्योंकि एक ही साइड दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप सिर्फ राहुल गांधी को दिखाते हो, मोदी जी को दिखाते नहीं। तो मोदी जी भाषण देंगे तब तो दिखाएंगे। तो हम चाहते थे मोदी जी भाषण दें, मोदी जी आ गए भाषण देने। अब पहले दिन जैसे भाषण देने पहुंचे, उस दिन हम लोग भी उसी सभा में थे, बड़ी इच्छा थी कि चलो मोदी जी की उस सभा को कवर कर लेते हैं। वहां पहुंचे कांकेर, जहां छत्तीसगढ़ में, तो उस सभा में मोदी जी के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं। अब करें क्या, एक सभा तो कर दी उन्होंने बिना बोले हुए, बिना कुछ के। तो अब 4 तारीख को फिर उनको दूसरी सभा करनी थी, तो 3 तारीख को ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके उनको दे दिया। चलिए, अब उसके बाद महादेव जी सामने आ जाते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी उसी महादेव जी के दरबार में उधर केदारनाथ पहुंच गए हैं। राहुल गांधी केदारनाथ 3 दिनों की यात्रा पे हैं। ये राजनीतिक नहीं है, ये यात्रा बिल्कुल निजी यात्रा है, कोई पॉलिटिक्स वहां नहीं करेंगे, वो ये कह के गए हैं। तो ये सब देखिए कैसे चीजें जुड़ती हैं। थोड़ा जोड़ रहा था अपने अंदाज में, आप भी अपने अपने अंदाज से जोड़ते रहिए। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। राहुल गांधी केदारनाथ, महादेव ऐप की बात और चुनाव सामने, 3 दिनों तक गहमा गहमी का आलम है, क्योंकि आज, कल और परसों, आज 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 7 को है। कैसे देखा जाए यहां से, क्या सचमुच आपको लगता है कि कांग्रेस ने इन 5 राज्यों के चुनावों को अपने अंदाज से, अपने हिसाब से कैप्चर कर लिया है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये, जो बघेल साहब ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया महादेव ऐप के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर महादेव ऐप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है
और अगर ये बेटिंग में इन्वॉल्व है और अगर उसने पैसा दिया है, अभी तक वो ऐप जो है उसको बंद क्यों नहीं किया गया है, उसको बैन क्यों नहीं किया गया है, और जो महादेव ऐप के प्रमोटर्स हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। दूसरी बात आप ये देखिए कि एक ईमेल के माध्यम से अगर ईमेल आने पर अगर इस प्रकार की प्रेस रिलीज हो सकती है, तो क्या हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अगर ईमेल भेजें ईडी को तो उनके नाम पर इसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी बात राजीव जी, मैं गैर राजनीतिक टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी नोएडा में रहते हैं और अमलेंदु जी भी नोएडा में रहते हैं, हमारे देश के 140 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों की जान की क्या मोदी जी कोई कीमत नहीं समझते? एनसीआर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां योगी जी का शासन है, हरियाणा में जहां पे खट्टर साहब का शासन है, दिल्ली में जहां केजरीवाल का शासन होता, लेकिन क्योंकि आप अध्यादेश ले आए और आपने कहा शासन होगा एलजी का, इसका मतलब यह है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सरकार है डबल इंजन की। दिल्ली के आसपास के 20 करोड़ लोगों की जान जो है जोखिम में है, हर गैस चैम्बर में जी रहे हैं। जहां पे वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से 50 के ऊपर का अगर पॉल्यूशन लेवल पहुंच जाता है, वो फैक्ट्रीज को, स्कूल को बंद कर देते हैं। हम लोग वहां सांस ले रहे हैं जहां पे पॉल्यूशन लेवल 400 के लेवल का है। इसका मतलब यह है कि 9.5 साल में इस डबल इंजन सरकार ने 20 करोड़ लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। आपको नहीं याद होगा, 2014 के पहले इस प्रकार का गैस चैम्बर बनता था, धान तब भी पैदा होता था, आग तब भी लगती थी। पिछले 10 साल के अंदर आपने हिंदुस्तान की 15% जनसंख्या को गैस चैम्बर के अंदर सौंप दिया है और हमारी जान के ऊपर जोखिम है। जो दीपक जी कह रहे थे, कुछ राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं कि स्वर्ग बना देंगे। अरे स्वर्ग तो बना देंगे, हमारा स्वर्गवास होगा तब हम स्वर्ग जाएंगे। हमें स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, हमें उस प्यारे भारतवर्ष की अपेक्षा है जहां पे प्यार की गंगा बहती है, जहां मां गंगा की पूजा करते हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं और वहां पे जाकर पैरा ट्रूपिंग जो गर्भगृह है उसके अंदर नहीं होता, पंडितों को धक्का नहीं दिया जाता, काशी विश्वनाथ की नगरी में कन्याओं को निर्वस्त्र नहीं किया जाता। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको अप्सराएं नहीं चाहिए, हमको मदिरा की बहती हुई नदियां नहीं चाहिए, हमको अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए। स्वर्ग वो बनाए तो वो स्वर्गवासी हो, हमें इसी हिंदुस्तान में जीना है। यही हिंदुस्तान जो पंडित नेहरू और गांधी का है, यही हमारे लिए स्वर्ग समान है और यही हमारे लिए जीने और मौत का इंतजाम है। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, स्वर्ग नरक सब यही है। जो कहते हैं वो गलत हैं और जिनको स्वर्ग बनाना है यहीं बनाइए भाई, और यहीं पे। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी 5 साल और मुफ्त अनाज की घोषणा करते हैं। आचार संहिता लगे हुए प्रदेश में कल छत्तीसगढ़ में 5 साल तक हम अनाज मुफ्त देंगे। स्वर्ग की बात आप कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। यहाँ स्थिति ये है कि मुफ्त में अनाज मिल जाए, लाइन में लगे हुए, और आज भोजन हो जाए, आज भूखे न सोएं तो आज का जीवन जो है वो बच जाए, ये स्थिति दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी की बात पर भी चर्चा करेंगे, अचल साहब के पास अभी आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा जोड़ना चाहते हैं आप कुछ, स्वामी जी जोड़ लीजिए प्लीज़। मैं राजीव जी ये कह रहा था, अभी तो उन्होंने 80 करोड़ जनता को 5 साल और मुफ्त अनाज देने की बात की है। वो होगा नहीं, लेकिन अगर ये सत्ता में आ गए राजीव जी, आप और मैं और अमलेंदु जी और दीपक जी भी मुफ्त अनाज की लाइन में लग जाएंगे। 15-20 गुजरातियों को छोड़कर सब मुफ्त अनाज के लाइन में ही लगेंगे, सबके धंधे चौपट हो जाएंगे, आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो आप लाइन में आगे होंगे, मैं आपके पीछे ही मिलूंगा अगर सरकार आई, लेकिन आएगी नहीं। जी, अगर मगर से इतर हम नहीं चाहते कि किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत पड़े, और बेहतर यही हो कि सब अपने जेब में पैसा रखें और जाके बाज़ार से ख़रीद के आएँ, तो बाज़ार भी ठीक से चले और हमारा जीवन भी ठीक से चले। बस इसकी दरकार है आज की तारीख में। और सरकार क्या कुछ कर रही है वो आप देख रहे हैं कि घोषणाएं कर रही है। ज़रा समझूं अचल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया है इसको लेकर के, लेकिन
फ्री बीज बांटने ये सब को लेकर जितनी बातों पर मोदी जी अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हालांकि हम लोग बिजी थे, लेकिन अपनी टीम को कहूंगा कि आने वाले समय में एक काम जरूर करे कि मोदी जी जितनी बार पलटी मारते रहे हैं वो वीडियो सिर्फ आप तमाम साथी आप लोगों के सामने एक दिन जरूर पेश करना चाहूंगा। जैसे फ्री बीज मतलब मुफ्त में अनाज या मुफ्त में कुछ भी बांटना, वो जो मुफ्त खोरी, यहां तक खोरी वर्ड इसमें जोड़ करके बीजेपी के लोग कहते रहे। बीजेपी अपने घोषणा पत्रों के जरिए, अपने भाषण, चुनाव प्रचार के जरिए क्या कर रही है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? ओबीसी की बात आप याद कीजिए कि अभी जब ओबीसी का मसला आया तो यहां जात पात की बात पर बिल्कुल कि यहां जाति पाति की बात लेकर के कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग आप लोगों के बीच आ रहे हैं, हम सब एक हैं, इस टाइप की बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वहां पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ में, वहां वो ओबीसी प्रधानमंत्री की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखो आज तक कांग्रेस ने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया और मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। इतना ही नहीं, साहू हूं। अरे भाई, कहां से आप बिहार जाते हैं तेली हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं साहू हो जाते हैं, आप क्या क्या हो जाते हैं भैया। वहीं रहते जहां ओबीसी की बात जहां तक होती है वहीं तक रहते तो ठीक होता। ये बातें यहां इसलिए कह रहा हूं अचल साहब, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी एक तरफ नकारात्मकता के साथ फैलाई जाती है, बताई जाती है, जिसके जरिए वार किया जाता है अपने विरोधियों पर, मतलब राजनीतिक विरोधियों पे, और दूसरी तरफ आप वही बात लेकर के वहीं आ जाते हैं। धान खरीदी से लेकर के इन सारे मसलों पर भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन मिजोरम नहीं गए तो नहीं गए, मणिपुर नहीं गए तो नहीं गए। कैसे देखा जाए इसको? राजनीति के चश्मे से अगर देखने की कोशिश, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखने की कोशिश, एक पत्रकार होने के नाते देखने की कोशिश कैसे करेंगे इसको अचल साहब? देखिए राजीव जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है। हम तो भारत को कहते हैं कि ये तो मदर ऑफ क्या इसके लोकतंत्र की माँ है भारत। यहाँ मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके लगभग सभी प्रधानमंत्रियों को देखा, सुना, और एक पत्रकार के नाते बहुत से प्रधानमंत्रियों के साथ उठक बैठक भी की। ग्वालियर के अटल बिहारी जी तो हमारे ग्वालियर से होते थे। मुझे कभी याद नहीं आता कि किसी प्रधानमंत्री ने ये तर्क दिया हो आम सभाओं में जाकर के कि मैं फला जाति का हूँ या मेरी पार्टी ने फला जाति के आदमी को देश के शीर्ष पद पर लाके बिठा दिया, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्य न्यायाधीशों के पद हो। किसी भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी एक अपवाद ऐसी सरकार है जो बार बार जाति का उल्लेख करती है जरूरत पड़ने पर। जहाँ जरूरत नहीं पड़ती वहाँ नहीं करती। जहाँ उसे लगता है कि जाति के आधार पर ही कोई लाभ हानि होना है, वहाँ वो ठोक बजाकर करती है। अगर जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो साहू हो जाते हैं, तो गुजरात में वो कुछ और होते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और होते हैं, मणिपुर में कुछ और होते हैं। तो इस तरह से जातीय आधार पर राजनीति करना हिंदुस्तान में बहुत ही शर्म की बात है। हालांकि जाति एक सच्चाई है और अब निकट भविष्य में आप देखेंगे कि इस देश की जो राजनीति है वो जातीय आधार पर ही होगी। जाति गणना की बातें होना शुरू हो गई हैं और इसीलिए घबराहट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का 10 साल का, अब तो 10 ही साल होने के हैं, आप पूरा कामकाज देखिए। इनके तर्कस में जनता के मुद्दों से जुड़ा कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं था, ऐसा तीर नहीं था कि जिसके चलाने से बिल्कुल स्थितियां साफ हो जाए, समाज का कल्याण शुरू हो जाए, दिशा परिवर्तन हो जाए, सामाजिक स्तर बदल जाए। धारा 370 हटा दी, 3 तलाक कर लिया, मंदिर बनवा लिया, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन 80 करोड़ जनता को भूख से बाहर निकालने की कोशिश इस सरकार ने कब की, ये बताने की जरूरत ना माननीय प्रधानमंत्री को पड़ती है, ना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पड़ती है, ना उनकी तमाम फौज को पड़ती है। जबकि चुनाव के समय में यही मौका होता है जब ये बताया जाता कि हमने जनता को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए पिछले 10 साल में ये काम किया। और आज आप फिर से सीना ठोक कर कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को अगले 5 साल भी खाना मुफ्त में खिलाएंगे। जनता का हक है खाना। तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोटी का अधिकार संसद में पारित हो गया था। अगर आप रोटी नहीं देंगे भूखी जनता को
तो आप ये मानकर चलिए कि आप मानवाधिकारों का हनन करेंगे, तो रोटी तो आपको देनी ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 80 करोड़ की आबादी आपने कम नहीं की पिछले 10 साल की सरकार में? आपको कितने साल चाहिए? इसका मतलब ये है कि इस देश में आप जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं वो लगातार सरासर झूठ है। आपकी तो 35% जनता को छोड़ करके बाकी सब मुफ्त के अनाज पर जी रही है। आपके देश में कोई उत्पादन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। तो इस तरह से इस चुनाव में ये सारे बेपर्दा होकर के लोग सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये साल जो है 2023 का और आने वाला 2024 का साल इस झूठ और सच की लड़ाई का एक निर्णायक साबित होगा। और इसमें जो आप कहते हैं ना कि अखिल प्रचारक हैं माननीय मोदी जी, निश्चित तौर पर मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। उनके संस्कार हैं, उनकी RSS का दीक्षा है, उन्हें प्रचार करना चाहिए। और वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर भी प्रचार करना चाहते हैं तो कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई उनको टोक नहीं सकता, करने दीजिए। लेकिन जनता सब जानती है, बहुत ही कॉमन आपने गाना सुना होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और पब्लिक अब बहुत जानकार हो गई, क्योंकि उसके पास अब केवल गोदी मीडिया नहीं है, DD लाइव जैसे असंख्य चैनल हैं, यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब के बाहर भी है, तो जो सच को दिखा रहे हैं। और इस सच के परोसे जाने से झूठ अपने आप पीछे खड़ा हो जाएगा। आने वाले 10 दिन में ये पूरा देश देखेगा। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे थे यहाँ पर अचल साहब की ये लड़ाई, आने वाला जो चुनाव खासकर वो सच और झूठ का चुनाव, यानी कि इसकी लड़ाई वाला चुनाव होने जा रहा है। बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यही बात कल राहुल गांधी कह रहे थे कि ये कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो आपका अंदेशा है वो बिल्कुल सही दिशा में दिखाई दे रहा है कि अब चाहे वादों की बात हो, दावों की बात हो, गारंटियों की बात हो, लोगों की यानी कि जन मुद्दों को उठाने की बात हो, जन सुविधाओं को सामने रखने की बात हो, जितनी बातें हैं इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। कर्नाटक के चुनाव के बाद से तो बहुत ही आगे नजर आ रही है। इसलिए एक रोल मॉडल के रूप में कर्नाटक सामने बार बार कांग्रेस पार्टी रखती भी है। और अब तो मध्य प्रदेश में भी वही बात कह रही है, और वही बात छत्तीसगढ़ में, और वही बात उधर दूसरे राज्यों में, राजस्थान में और बाकी जगहों पे। एक बार फिर से आना चाहता हूं राहुल लाल जी, जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैसे देखते हैं आप राजस्थान पे? एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, और आप अगर चाहें तो मिजोरम की बात ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि परसों मिजोरम में भी चुनाव है। लेकिन राजस्थान में चूंकि आप एक लंबा समय भी बिता करके आ रहे हैं, और सीधे शब्दों में पूछूं तो अब कांग्रेस की स्थिति, अभी आप इससे पहले वाले वक्तव्य में कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, और जितनी मजबूत कल थी उससे ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है, ये जरा आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी कमजोर जो दिखाई दे रही है वो उसके बीजेपी के अपने ही किए हुए काम है। देखिए, बीजेपी के नेता सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिस तरह से, एक तो देखिए उनका डिलीवरी सिस्टम काफी कमजोर है। अभी हम लोग बात कर रहे थे घोषणा पत्र को लेकर। बीजेपी घोषणा पत्र में जो वादा करती है, क्या उसके ऊपर जनता विश्वास करती है? वो वादा कर भी देते हैं, जनता विश्वास नहीं करती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 2022 में हुए थे। याद होगा कि उसमें बड़े जोर शोरों से प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आती है, आपको मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। कब तक? दीपावली के समय में मिलेगा और होली के समय में मिलेगा। 2022 के बाद से सोचिए 2023 अब हम लोग के सामने में, होली भी जा चुका है और दीपावली फिर से सामने में, पिछले साल का दीपावली भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी फ्री का गैस सिलेंडर नहीं दिया। तो ये जो वादा है, ये वादे तो जरूर कांग्रेस के नकल में कर भी देते हैं, लेकिन क्या उस वादे की विश्वसनीयता पे कोई भरोसा करेगा? देखिए, वो फ्रीबीज की आलोचना करते हैं क्योंकि उनको जो कुछ भी देना है, चंद पूंजीपतियों को सारे संसाधनों को दे देना है, उन्हें जन कल्याण में उनकी कोई रुचि नहीं। ये बात जो है कि वो मैंने राजस्थान में भी देखा ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि देखिए ईडी की बात हो रही थी जी, जिसमें मैं वहां पे था। देखिए, ईडी को मैंने पहले ही बोला कि जैसे अब वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के लड़के हैं, उनके बेटे के ऊपर एक बहुत पुराना से मामले पर आप उनको बुला ले रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब मैंने अभी महादेव बैटिंग ऐप वाले मामले में ईडी की प्रेस विज्ञप्ति देखी तो मुझे भी हंसी लग रही थी। उसमें खुद ही लिखा हुआ था कि जो बयान है अभी उसकी प्रामाणिकता वो अभी जांच का विषय है। तो अगर ईडी खुद मान रही है कि वो बयान जांच का विषय है, तो फिर इतना आनंद में बघेल जी के ऊपर 8 करोड़ का
घोटाला या रिश्वत लेने का आरोप लगाने की हड़बड़ी क्या थी? आप एक अप्रमाणित बयान के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? दूसरी चीज कि देखिए, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के ऊपर जो इसमें पूरे देश भर के लोगों को बिल्कुल लूटा जा रहा है, उसमें सरकार 28% की जीएसटी वसूल ले रहा है। आपको तो बंद करना चाहिए ऐसी चीजों को। और जनता यह भी सवाल पूछ रही है, इसमें तमाम लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बेहतर संबंध है, तो फिर वहां से आखिर महादेव बेटिंग ऐप के जो दोनों प्रमोटर है उनको आपको भारत लाने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्या कोई प्रयास किया? इनके तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया, वहां के सरकार को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं भेजा गया। तो इन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वसनीयता। जैसे कि अगर हम लोग देखें राजस्थान के संदर्भ में, मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पे हमेशा से आप देखें परंपरागत तौर पे पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव के आंकड़े आप ले लीजिए, अगर हमेशा से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन जब मैं इस बार मेवाड़ में भी जा रहा हूं तो वहां पे भी उस मजबूत गढ़ में भी जो है वो कांग्रेस के लिए ध्वनि सुनाई दे रही है। वहां पे मारवाड़ का हिस्से में तो देखिए वो अदला बदली की स्थिति चलती है, लेकिन वहां पे कांग्रेस परंपरागत तौर पर मजबूत भी रहती है, कमजोर भी होती है, लेकिन इस बार सत्ता में होने के बावजूद भी जो है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। जो कांग्रेस ने क्या साबित किया है? कांग्रेस ने साबित किया है कि वो वादा करती है और उसको डिलीवर करती है। कर्नाटक में तो कर्नाटक की चर्चा तो इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार हाल में बनी और प्रथम मंत्रिमंडल के बैठक में उन्होंने डिलीवर कर दिया। लेकिन यहां पे भी चूंकि यहां पर सरकार लंबे पीरियड पे चली, उसके प्रति निराशा होनी चाहिए थी, लेकिन वो निराशा नहीं है। वहां पे उल्टे सरकार की प्रशंसा की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं कहूं, अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर ये नहीं आते और 2020 में सत्ता परिवर्तन नहीं करते, तो क्या आज कांग्रेस के लिए इतनी सुखद स्थितियां होती, इतनी बढ़त की स्थिति होती? अभी भी तमाम जो मैं जब जमीनी स्तर पर गया था, ग्वालियर चंबल संभाग अभी भी वो बीजेपी के लिए सबसे संकट की स्थिति बनी हुई है। हर कोई देखिए, जिससे भी आप बात कीजिए वहां पे जाके, हर कोई आपको यही कहता है कि गद्दारों का परिवार है, गद्दारों का परिवार है, और उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पार्टी में लेके कांग्रेस के लिए बड़ा काम खुद ही कर दिया। अब पूरी कांग्रेस एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी में जो कि टूट फूट की स्थितियां मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि दूसरे जो सारे सेक्शन है, अगर वहां पे तो कांग्रेस काफी बढ़त हुए है, एक दो सेक्शन को आप देख लीजिए तो हर तरफ जो कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति बढ़त की स्थिति में बनी हुई है। केवल भोपाल के कुछ रीजन में आप देखेंगे थोड़े बहुत आपको भाजपा के लोग वहां पे मिलेंगे। तो ये स्थितियां इसलिए आ रही है कि जो प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि वो, या उनकी जो छवि है कि वो लगातार कुछ भी झूठ बोलते हैं, उनके बातों की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं बची है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश ये सरकार केंद्र में पहली ऐसी सरकार है जो कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार करती थी तो उसके बगल में जाति लिख के विस्तार करती थी, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी कि आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब खुद अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, ओबीसी जाति का प्रधानमंत्री हूं, इसलिए हमें गालियां दी जाती हैं। राजीव जी, इन्होंने गाली को बड़ा मुद्दा कर्नाटक में भी बनाने का प्रयास किया था। ये गाली को बड़ा मुद्दा अभी इन 3 विधानसभा, जो अभी 5 विधानसभा है, वहां पर भी बनाने का प्रयास कर। तो इनको समझना चाहिए कि गाली का मामला आपका नहीं चलने वाला है, वो आपका पुराना मुद्दा हो चुका है। और जो एक सवाल आप मिजोरम को लेकर पूछ रहे हैं, देखिए मिजोरम में तो स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री वहां पे कैसे जाएंगे? वहां के तमाम दलों ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। अब तो बीजेपी में खुद जो है कि बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वहां पे हमारी उपस्थिति ना के बराबर है। एकमात्र हमारे विधायक है हमारे, तो वो मिजोरम हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन चीजें यही है कि नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा की सीटें थी, जिसके ऊपर वर्तमान में 2/3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो उसकी लोकप्रियता बिल्कुल घट रही है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लोकसभा चुनाव में झटका जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लगने मणिपुर के पराक्रम को लेकर। तो वो एक मिजोरम का जो पूरा मामला है वो मिजोरम का मामला नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनको परेशानियों का जो है अनुभव करना पड़ रहा है। राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इधर सेंट्रल इंडिया तक चुनाव जो हैं वो हम देख रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम और छत्तीसगढ़ में कल है चुनाव, परसों चुनाव है। मिजोरम में एक ही फेज में 40 की 40 विधानसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें हैं, 90 में से 20 सीटों पर पहले फेज में मतदान है और उस मतदान के बाद थोड़ी सी और परिस्थितियां क्या कुछ होती हैं, कैसे आगे। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बना ली है बढ़त। कैसे बना ली है बढ़त, उस पर चर्चा पिछले 1.25 घंटे से हम लोग कर रहे थे। इस
चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का, राकेश अचल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा राहुल लाल साहब का, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं, कई लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं उधर भारत और साउथ अफ्रीका के मैच पे, लेकिन बता दूं कि साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके हैं, 74